बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 507 के फाइनल टर्म के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टोटल 40 बनते हैं। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। और जैसे कि मैंने सुबह वीडियो अपलोड की और उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि मैं आपको इसकी फ़ाइल जो है वो बना के दूंगी। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने कहा था कि मैं फ़ाइल प्रोवाइड करूँगी, तो ये तो फिर से हैंडआउट्स ही लेके आ गई हैं। तो इसकी एक रीज़न ये है कि आप लोगों की जो है ना 507 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को हैंडआउट्स जब तक आप लोग रीड आउट नहीं करेंगे, आप लोगों को फाइल्स वगैरह कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। और 507 का मोस्टली पेपर जो है वो हैंडआउट से ही बनता है, फाइल्स से कम ही आता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी सब्जेक्टिव फाइल भी नहीं बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। तो यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है ना वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोगों को मैं बताती रहूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं आपके फाइनल टर्म के हवाले से, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई जल्दी से जाके करो ना, क्या बैठ के कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इस पे जो है फाइनल टर्म के करंट पेपर्स जो हैं उसका जो है ना वो सोल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ अगर नहीं भी कर पाती हूँ सोल्यूशन के साथ, तो आप लोगों को जो है इसके करंट पेपर जो हैं ऑल BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है जी डिफाइन फोनेशन। फोनेशन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे एक फोनेशन जो है ये हमारे पास एक टर्म होती है जो हमारे साउंड की प्रोडक्शन को जो है ना स्टडी करती है। लाइक हमारे वोकल कार्ड्स में किस तरह से साउंड जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वाइब्रेशन जो हो रही है, इस सब की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं जी फोनेशन, ठीक हो गया। ये मेन इसकी हेडिंग है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फोनेशन या इसकी टाइप्स के बारे में, तो आपने जो है इसकी यहाँ पे फोनेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। फोनेशन की डेफिनेशन हो गई है, और उसके बाद आपने यहाँ पे वोकल जो है ना फोल्ड की वाइब्रेशन की डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि इसकी जो टाइप्स हैं वो ये हैं, ठीक है। वॉइस, वॉइसलेस, ब्रीदी एंड क्रीकी वॉइस, ठीक है। तो इसकी जो फोनेशन की जो टाइप्स हैं ना वो नेक्स्ट आएंगी, ठीक है। इसी चैप्टर में जो है ना वो नेक्स्ट आएंगी, तो हम वहाँ पे इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक आपका क्वेश्चन बन गया डिफाइन फोनेशन, और इसकी जो मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें फोनेशन का क्या प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं साउंड की प्रोडक्शन को देखते हैं, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशन होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो प्रोसेस स्टडी करते हैं उसको हम फोनेशन कहते हैं, ठीक है। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, एक 1 to 1 जो है ना उसको मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको रीड करके रट्टे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसकी अगर टाइप्स के बारे में जिक्र आता है तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ कि इसकी टाइप्स आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि आपने इसकी टाइप्स को डिफाइन करना है, ठीक है। ये टाइप्स हैं इसकी 4, और इसमें फर्स्ट है जी वॉइसलेस, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को MCQ सुबह वाली वीडियो में मैंने क्लियर कराया था कि जो वॉइसलेस होता है इसमें वोकल फोल्ड्स जो होते हैं या वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। जबकि वॉइस में जो है वो टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ होते हैं। उसके बाद क्रीकी वॉइस में क्या होता है, स्लाइड्स की ओपनिंग होती है, इसमें बिल्कुल दूर होते हैं, इसमें जो है वो बिल्कुल पास होते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास थोड़ी सी ओपनिंग होती है, यानी थोड़े से पास होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक दूसरे से दूर तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो दूर होने के बावजूद जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसमें हम कहते हैं जी ये ब्रेदी और मर्मरिंग साउंड है, ठीक हो गया। ये 4 टाइप्स हैं आपकी, जो कि शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेसन नंबर 20 में देखते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन है वॉइस ऑन सेट टाइम। ये आपके MCQs में भी जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो वॉइसिंग है यानी जो फोनेशन है उसको हमारे साउंड्स को कितना टाइम लगता है प्रोनाउंस करने में, उसमें पिच का कितना टाइम लगता है, उसको साउंड को रिलीज़ करने में कितना टाइम लगता है, उसका जो टाइमिंग का जो जितना भी प्रोसेस है, ठीक है, फोनेशन में, उसका हम कहते हैं जी वॉइस ऑन सेट टाइम है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक इसकी डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताती हूँ
द ऑनसेट ऑफ टाइम, यहाँ पे आप लोगों को इजी वर्डिंग मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। इजी वर्डिंग में आप लोगों को बताती हूँ, मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया कि इसमें क्या आएगा, तो हम यहाँ पे इजी वर्डिंग में इसकी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो जी, नेट की जो है ना वो भी इरादा नहीं है नेट का, चलें नेट का इरादा नहीं है अभी चलने का सही है, ठीक है। चलें, आपको पता चल गया ना कि जो वॉइस होती है ना, वॉइस का जितना भी या साउंड का जितना भी उसकी टाइमिंग है, कितने टाइम में रिलीज़ हो रही है, कितना टाइम जो है उसको स्ट्रेस में लग रहा है, कितने जो है वो उसकी बिगनिंग हो रही है, कितने टाइम में एंडिंग हो रही है, उस सब को जो टाइम का हम स्टडी करते हैं वो होती है जी हमारे पास VOT, वॉइस ऑन सेट टाइम, ठीक है। बाकी आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। वॉइस ऑन सेट टाइम इज़ अ टर्म यूज इन फोनेटिक्स रेफरिंग टू द पॉइंट इन टाइम एट विच वोकल फोल्ड वाइब्रेशन स्टार्ट इन रिलेशन टू द रिलीज ऑफ अ क्लोयर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वॉइस ऑन सेट टाइम है ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है जी टाइप्स ऑफ वोट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वोट, अब यहाँ पे 3 पॉसिबल टाइप्स हैं वोट की। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास जी एस्पिरेटेड स्टॉप्स, ठीक है। एंड थर्ड है जी वॉइस्ड स्टॉप, ठीक है। इसमें है एस्पिरेटेड स्टॉप, सेकंड है हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप, सेकंड है जी एस्पिरेटेड स्टॉप्स, ठीक है। और थर्ड है जी हमारे पास वॉइस्ड स्टॉप्स, सही हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप्स जो होते हैं वो 0 से करीब होते हैं, ठीक है। वो 0 से करीब होते हैं, उसको हम कहेंगे वॉइसलेस अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप्स, ठीक है। और जो सेकंड जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी वो एस्पिरेटेड स्टॉप्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या है हमारे पास यहाँ पे अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप्स हैं जो कि हमारे पास 0 के करीब होती हैं, ठीक है। ये आपने ऐसे ही लिख देना है, ये आपने कोई मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसको एज इट इज़ ही लिख देना। अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप्स जो होते हैं वो 0 के करीब होते हैं, जो ग्रेटर होंगे 0 से उसको हम कहेंगे जी एस्पिरेटेड स्टॉप्स को, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव वोट भी कहते हैं, ठीक है। एस्पिरेटेड स्टॉप्स जो हैं इनको हम पॉजिटिव वोट भी कहते हैं। थर्ड वन है हमारे पास जी यहाँ पे है नेगेटिव वोट, जिसको हम कहते हैं जी वॉइस स्टॉप्स, ठीक है। वॉइस स्टॉप्स जो वाली होगी वो नेगेटिव वोट होगी। आप सिंपल वर्ड में ये याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट है अनएस्पिरेटेड वॉइस स्टॉप्स वो 0 के करीब होते हैं, सेकंड पॉजिटिव वोट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और नेगेटिव वोट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। आप सिंपल वर्डिंग में इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 21 में 5 वाला क्वेश्चन, कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स में यहाँ पे हम बात करेंगे जेस्चर बेसिकली क्या होता है। जेस्चर्स होते हैं हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको हम जेस्चर्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब इसमें कॉन्सोनेंट जेस्चर्स क्या होते हैं, इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी स्पीच साउंड्स यूजिंग बेसिक यूनिट्स ऑफ कंट्रास्ट आर डिफाइंड एज जेस्चर्स, ठीक है। स्पेस साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम जेस्चर्स कहते हैं। जेस्चर्स आपको मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, ठीक है। साउंड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड अकाउंट फॉर फोनोलॉजिकल वेरिएशन, ठीक है। ये उसी की बात हो रही है। अच्छा जी, उसमें है साउंड्स आर द अंडरलाइंग यूनिट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस ऑफ फंक्शनली इक्विवेलेंट मूवमेंट पैटर्न्स, ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो वोवल्स के अलावा जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आते हैं उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्पीच साउंड्स हैं, उनकी स्टडी को हम कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में आप लोगों को इसका जो है ना ये गूगल से आपको बता भी दूंगी ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जी
सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 वाला क्वेश्चन, और इसमें है टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स। अच्छा, इसमें ना जो आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स है ना, इसमें इसकी जो टाइप्स हैं ये आपने याद रखनी है। जो इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं ये आप ना भी याद रखें तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन इसमें जो है बाइलेबियल जेस्चर्स है, लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स है, वेलर है, रिट्रोफ्लिक्स है, इस तरह की जो होती हैं ये टाइप्स जो है ना वो आपने याद रखनी है, नाम याद रखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी थोड़ी बहुत अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन जो मैंने हाईलाइट प्रोवाइड किया हुआ ना, जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, इसको अगर आप लोग अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं या फिर अच्छे से देख लीजिए, या इनकी जो लेबियोडेंटल में क्या कौन कौन से जो है ना वो सिंबल्स यूज़ होते हैं, ये अगर आप लोगों को याद रह जाएं तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों ने इसके नाम याद रखने हैं जो कि आप लोगों को इसके जो है वो फर्दर डिटेल्स लिखने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है जी यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन, नासल्स एंड फ्रिकेटिव। नासल्स एंड फ्रिकेटिव जो है ये दोनों इकट्ठे क्वेश्चन भी आ सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो नासल को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो हम उसको जो हमारे पास नाक से आवाज़ निकलती है उसको हम नासल साउंड्स कहते हैं, और नासल साउंड्स में वॉइस भी होते हैं और वॉइसलेस भी होते हैं। ठीक है, नासल साउंड्स की जो पहचान होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, लाइक जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी बताई हुई है कि इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर आपके पास नस्ल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है तो आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, नस्ल की डेफिनेशन लिखे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि इसमें जो आवाज़ होती है वो हमारे पास नोज़ के थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो है नस्ल साउंड्स जो हैं वो वॉइस भी हो सकती हैं और वॉइसलेस भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसकी जो है ना वो इसकी ये लिख देना, सिंबल लिख देना है। अगर आप लोगों को सिंपल मिल जाता है तो ठीक है, तो अगर अदरवाइज़ आप लोगों को वहाँ पे पेपर में जो है ना वो सिंबल बॉक्स भी होता है, वहाँ से भी आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसकी जो 1-2 एग्जांपल्स लिख देने हैं, बस इतना सा काफ़ी होगा आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर क्योंकि अगर आपके पास नोट आता है ना इसके ऊपर नस्ल्स के ऊपर नोट लिखें, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में देख लेना है एक दफ़ा अच्छे से। ठीक है, और इसको लिख देना। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें क्या होता है। उसके बाद है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव एज एन आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 वॉइस और वॉइसलेस साउंड। अब ये जो है ये वॉइस में भी होता है और वॉइसलेस में भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो फ्रिकेटिव होती है इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है वो है जी यहाँ पे टंग इज ग्रूव्ड सो डैट द एयर स्ट्रीम कम्स आउट थ्रू अ नैरो चैनल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ज़ुबान होती है वो एक जो है ना इस तरह से जो है ना वो हमारे पास बन जाती है कि उसमें हमारे जो आवाज़ है वो सी की आवाज़ निकलती है। ठीक है, जैसे सीन की आवाज़ होती है तो हमारे जो टंग की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो उसमें नैरो जो है ना वो नैरोनेस आ जाती है। ठीक है, एयर स्ट्रीम में जो कि हमारे पास कुछ सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। ठीक है, सी की आवाज़ निकलती है, जैसे एस को हम अगर जो हम प्रोनाउंस करें एस। ठीक है, तो इसमें लास्ट पे हमारे पास क्या आ रही है, सी की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास लेसन नंबर 22 में एलोफोनिक इन ब्रिटिश इंग्लिश। अब ये जो है ये पास्ट क्वेश्चन था, मैंने जो है पास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जी, हमारे पास जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें आई जो है वो उसको जो है ना वो किसी सिंबल के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आपको इसमें कोई भी मतलब इसको मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने जस्ट ये याद रखना है। आई जो है उसको एलोफोन जो है उसको मतलब इस तरह से इस सिंबल के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको एक दफ़ा रीड करके अपनी वर्डिंग में लिख देना। इसमें जो मेन बात थी वो यही थी कि इसको हम आई को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। फर्दर अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी नहीं लगती, भैया आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप लोग जो है वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताना मकसद था ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो 50 से 70% बल्कि 70 to 80% जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, लेसन नंबर 23 है हमारे पास अकोस्टिक फोनेटिक्स। अकोस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है, जो हम स्पीच सिग्नल्स होते हैं यानी स्पीच प्रोडक्शन वगैरह, स्पीच की जो ट्रैवलिंग होती है उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी अकोस्टिक स्टडी। अकोस्टिक फोनेटिक्स में क्या होता है, जो हम फोनेटिक्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं या स्पीच सिग्नल्स को या स्पीच की जो वेव्स हैं या फॉर्म्स हैं या उसकी ट्रैवलिंग है स्पीच साउंड की,
उसको हम जब डिस्कस करते हैं तो उसमें हम अकोस्टिक फोनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, यानी जो इन सब का जिक्र है, जो फिजिकली हमारे पास स्पीच सिग्नल्स का जिक्र आता है वो अकोस्टिक फोनेटिक्स में होता है, जो कि हमारे पास फोनेटिक्स की एक अहम ब्रांच है। ठीक है, तो ये जो है इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना, आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन है, सोर्स फिल्टर थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। सोर्स फिल्टर थ्योरी जो है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने इसका नोट लिखना है जी। इसमें हम पढ़ते हैं सोर्स फिल्टर थ्योरी इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकोस्टिक फोनेटिक्स। जो सोर्स फिल्टर थ्योरी है, ठीक है, ये स्पीच प्रोडक्शन में होती है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आया हुआ है। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन में होती है और ये अकोस्टिक फोनेटिक्स में पाई जाती है। ठीक है, ये इसका ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्पीच प्रोडक्शन का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोर्स रेफर्स टू द वेव फॉर्म ऑफ द वाइब्रेटिंग लेरिंग्स। ठीक है, अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज था कि जो सोर्स है वो किसको जो है ना वो रेफर कर रहे होते हैं, तो वो लेरिंग्स को रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लेरिंग्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी जो वेव फॉर्म है, यानी उसकी जो ट्रैवलिंग की जो वेव्स हैं हमारे पास, उसको जो रेफर करता है वो होता है सोर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स हमें बता रहा है कि जी जो लेरिंग्स हैं जिस जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, तो उसको जो है वो सोर्स रेफर करता है। इट्स स्पेक्ट्रम इज रिच इन हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स क्या होता है उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, विच ग्रेजुअली डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एज ए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब ये क्या होता है कि जो इसमें स्पेक्ट्रम होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ये आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली सोर्स फिल्टर थ्योरी क्या होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो लेरिंग्स में वाइब्रेशन हो रही है उसकी जो वेव फॉर्म्स हैं, उसकी यानी वेव फॉर्म्स हैं, तो ये सोर्स जो है वो उसको रेफर कर रहा होता है। तो इसी बेस पे जो है ना वो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि वो वाइब्रेटिंग लेरिंग्स है उसकी वेव फॉर्म्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी लेसन नंबर 24 में ट्यूब मॉडल्स। अच्छा, ट्यूब मॉडल्स जो है ये आप लोगों को यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैंने हाईलाइट किया था क्योंकि ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने गूगल पे सर्च करना है। मैं यहाँ पे अगेन ट्राई करती हूँ, अगर नेट का चल कर जाए कि वो चल जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में बता देती हूँ कि जो ट्यूब मॉडल है वो क्या होता है। ठीक है, ट्यूब मॉडल जो है इसको क्योंकि मैंने जब ये इसको रीड आउट किया था तो मुझे भी इसमें कुछ खास समझ में नहीं आया कि ट्यूब मॉडल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो मैंने भी इसको जो है वो इजी वर्डिंग में ही समझा था और मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से दिखाने की, लेकिन जो है वो नेट नहीं चल रहा। ठीक है, चलें, ठीक है जी, नहीं चलना उसने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्यूब मॉडल को इसको हम जो है वो साइड पे रख देते हैं। इसको ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को लास्ट पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ट्यूब मॉडल वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि मेरा इतना जो है ना यहाँ पे सर खपाने का कोई फ़ायदा नहीं होना, आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम बेहतर है कि हम वो काम करें जो समझ में भी आए। अच्छा जी, उसमें है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला परटर्बेशन थ्योरी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वैसे नहीं आया हुआ पास पेपर्स में तो नहीं आया हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो इसमें हम देखते हैं जी क्या होता है। द थ्योरी ऑफ परटर्बेशन से that with the acoustic effect of constriction at the lips we can predict the format frequency differences between rounded and unrounded vowels। अब इसमें क्या होता है, परटर्बेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, जब उसमें यानी उसको वॉइस और यानी राउंडेड और जो अनराउंडेड वॉवल्स होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान जब हम डिफरेंस करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टडी करने के लिए हम परटर्बेशन थ्योरी जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है
ऐसी वो थेरी जिसमें हम क्या कहते हैं, जो क्या कहती है हमें कि हम जो है ना वो लिप्स की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, यानी उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं लिप्स पे, लिप्स जो है वो किस तरह से मूवमेंट जो है ना मतलब मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं अकोस्टिक इफेक्ट्स के साथ। अकोस्टिक मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस थ्योरी के मुताबिक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। राउंडेड और अनराउंडेड वॉवल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन सा राउंडेड है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है, और अगर अनराउंडेड है तो वो किस फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो चल रहा है। उसके बाद हम इसके साइज़ में मॉडिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं, और नेचर ऑफ वोकल ट्रैक जो है वो भी देख सकते हैं कि नेचर क्या है वोकल ट्रैक की, ठीक है। स्पेसिफिक वोवल साउंड्स में ये होता है, और उसके बाद साइज़ जो है वो क्या है, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी यहाँ पे लेसन नंबर 25 में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रोग्राम को सीखना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रोग्राम जो है इसमें है क्या चीज़ें, ठीक है। यूजिंग प्रात हम क्या कर सकते हैं, हम यूजिंग प्रात हम प्रात जो सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राम के लर्न करने के लिए, ठीक है। व्हेन अ रिसर्चर इज़ वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर, ठीक है। यानी जब हम स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो सीखना क्यों ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रात को यूज़ करते हुए जब रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क यानी जो साउंड्स हैं उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक नेचर जो है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रात का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राम को लर्न करते हुए। यानी अगर हमें स्पेक्ट्रोग्राम का पता होगा तो हम जो है ना प्रात का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो स्पेक्ट्रोग्राम होता है ये इंक्रीज़ कर देता है स्पीच साउंड्स को, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और उसके बिहेवियर को डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है जी थर्ड वाला, प्रैक्टिस ऑन स्पेक्ट्रोग्राम गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड्स। अब जो अगर हम स्पेक्ट्रोग्राम को सीखते हैं तो हमारे पास ये मौका आता है कि हम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ठीक है, स्पीच साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक को हम देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम स्पीच रिकॉग्निशन में जो है ना उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी लेसन नंबर 26 में 14 वाला क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है जी कार्डिनल वॉवल्स या डैनियल जोन्स वर्क बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे दानियाल का जो वर्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कार्डिनल वॉवल्स का पूछा जा सकता है या फिर डैनियल जोन्स वर्क का जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो उसने क्या कहा था, द इंग्लिश फोनेटिशियन डैनियल जोन्स, ये जो है ना दानियल जो है वो इंग्लिश फोनेटिशियन था, ठीक है, और इसने क्या सिस्टम रिकॉग्नाइज कराया था कार्डिनल वॉवल्स का, ठीक है। 20 की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, 20वीं सेंचुरी की जो स्टार्टिंग है उसमें ये इसने कार्डिनल वॉवल्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे सामने पेश किया था। और इसमें क्या कहा था जी, इसने कहा था जी कंप्राइजिंग ऑफ 8 वॉवल्स टू बी यूज एज रेफरेंस पॉइंट। अब कार्डिनल वॉवल्स क्या होते हैं, ये 8 टोटल वॉवल्स, इसने कहा था कि ये टोटल 8 वॉवल्स होते हैं जो कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स को जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट की तरह पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आता है जी जोन्स आइडियाज़ ऑफ कार्डिनल वॉवल्स बिकेम अ सक्सेस एंड इट इज़ स्टिल यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर वॉवल डिस्क्रिप्शन। अगर हम वॉवल्स की बात करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, तो हमारे पास आज भी जो जोन्स का जो कार्डिनल वॉवल्स का आइडिया है वो काम करता है, और इसको एक्सपर्ट्स भी यूज़ करते हैं। ही वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच फोनेटिशियन पॉल वेस्ले। अब ये जो है इसको पॉल वेस्ले ने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसको अप्रिशिएट किया था और इसको इन्फ्लुएंस किया था, यानी इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इसने, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन क्लेम्ड दैट द सेट ऑफ कार्डिनल वॉवल्स इज़ क्वाइट सिमिलर टू द वॉवल्स ऑफ एजुकेटेड पर्शियन फ्रेंच ऑफ हिज टाइम, ठीक है। कार्डिनल वॉवल्स सिस्टम इज़ अ चार्ट और 4 साइडेड फिगर द एग्जैक्ट शेप ऑफ, ठीक है, इसको छोड़ें, विद 8 कॉर्नर्स एज कैन बी सी ऑन। अच्छा, अब ये जो कार्डिनल वॉवल्स है ना, ये टोटल 8 जो है वो हमारे पास वॉवल्स का सेट है जो
जो कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ होता है। और इसको डैनियल जोन्स ने जो है, जो कि एक इंग्लिश फोनेशियन है, उसने यहाँ पे 20 सेंचुरी के स्टार्ट में इसको हमारे सामने पेश किया था। और उसने कहा था कि जो कार्डिनल वॉवल्स होते हैं ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट की तरह पे काम करते हैं, जो कि हम आईपीएस चार्ट में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, यानी 4 साइडेड फिगर होता है इसमें, और 8 कॉर्नर्स होते हैं जो कि 8 वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, यहाँ पे है सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स। अब अ सेट ऑफ सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स was introduced by the same British physician डैनियल जोन्स in 1881 to 1961। अच्छा, ये जो है डैनियल जोन्स ने ही इसका सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स प्रोवाइड किया था। और उसने कहा था सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड इन कनेक्शन विद द प्राइमरी कार्डिनल वॉवल सिस्टम। अच्छा, इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो जो हमने ऊपर जिक्र किया वो प्राइमरी था, एंड ये जो है ये हमारे पास सेकेंडरी आ रहा है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स इज रिलेटेड टू लिप राउंडेड एज इन सेम लैंग्वेज। द फीचर ऑफ लिप राउंडिंग इज पॉसिबल फॉर फ्रंट वॉवल्स, ठीक है। बाय रिवर्सिंग द लिप पोजिशन इन कंपेरिजन विद प्राइमरी कार्डिनल वॉवल्स द सेकेंडरी सीरीज ऑफ वॉवल टाइप्स इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो लिप राउंडेड की तरफ से आता है, यानी अगर हमारे पास लिप राउंडेड जो है वो फ्रंट वॉवल्स में हो तो वो हमारे पास होता है जी, किस में होता है? सेकंड, यानी सेकेंडरी जो कार्डिनल वॉवल्स है वो होते हैं। अगर फ्रंट वॉवल्स में जो पॉसिबल हो लिप राउंडिंग तो वो कार्डिनल सेकेंडरी कार्डिनल में आएंगे, जबकि अगर वो फ्रंट में ना हो तो वो जो है उसका रिवर्स हो तो वो हमारे पास जो है वो आएगा प्राइमरी कार्डिनल वॉवल्स में, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अगेन से द सीरीज ऑफ वॉवल टाइप्स इज प्रोड्यूस्ड राउंडिंग द लिप्स फॉर द फ्रंट वॉवल्स, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? यही चीज़ें हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? लिप राउंडिंग का डिफरेंस होता है, और वो कब होता है? अगर लिप राउंडिंग जो है वो फर्स्ट 4 में जो है ना लाई कर रही हो तो वो आएगा हमारे पास सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स। अगर नहीं कर रही है तो वो हमारे पास आएगा प्राइमरी कार्डिनल वॉवल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास लेसन 27 है, और लेसन 27 में आप लोगों के 16 क्वेश्चन है वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज है, इसमें आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। इसमें स्पेनिश लैंग्वेज आती है सबसे पहले, उसमें 5 वॉवल्स होते हैं। उसके बाद जापानीज़ आती है, जापानीज़ आती है इसमें, और इसमें भी 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। मतलब ये जो स्पेनिश होते हैं इससे डिफरेंट होते हैं, इसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट होती है, यानी इसका बोलने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें उर्दू और पंजाबी जो है वो होती है, ठीक है। और उसके बाद उर्दू आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, सॉरी, ये पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस में उर्दू और पंजाबी का जिक्र किया गया है, और उर्दू है, ठीक है। और उसके बाद जापानीज़ है और स्पेनिश है, ठीक है। इन सब का जिक्र किया गया है, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है एज इट इज़ ही, ठीक है। उसके बाद है जी एडवांस टंग रूट, ATR जो है ये हमारे पास आता है, और इसमें क्या होता है जी, इसमें हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है जी, 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स आर गिवन, ठीक है। फीचर्स की यहाँ पे 3 जो है वो वेरिएशन होती हैं वोवल साउंड्स में, और इसमें सबसे पहले आती है जी हाइट ऑफ द टंग, बैकनेस ऑफ द टंग एंड द लिप राउंडिंग। अब ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आती हैं एडवांस टंग रूट में, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आती हैं एडवांस टंग रूट में। और इसमें क्या होता है, मेजर वेरिएशन जो है ये मतलब मेजर वेरिएशन जो होती है ना वर्ड लैंग्वेजेस में, वो यही होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मेजर वेरिएशन ऑफ इन वर्ड्स लैंग्वेजेस, तो आपने यही वाले 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है ना बता देना। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडवांस टंग रूट जो है ना फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। एडवांस टंग रूट ATR विच इज़ फाउंड इन अकन लैंग्वेज स्पोकन इन गाना। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडवांस टंग रूट है जो कि अकन लैंग्वेज है, आपको जो है घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पास में ये क्वेश्चन जो है ना वो पढ़ा था अकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है जी वॉवल्स प्रोड्यूस विद ATR इन्वॉल्व द
furthest back part of the tongue opposite to the pharyngeal wall which is not normally involved in the production of speech sounds is also called the radix। अच्छा ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे पास कर आती हैं इसमें टंग रूट में, ठीक है। अब ये तीनों को ही उन्होंने फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना। ये तीन चीज़ें जो है ना वो आपने याद रखनी है, हाइट ऑफ द टंग, बैकनेस ऑफ द टंग एंड द लिप राउंडिंग। ये तीन चीज़ें ATR में आती हैं जो कि एडवांस टंग रूट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 28। लेसन नंबर 28 में सेमी वोवल्स होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं, जो वोवल्स होते हैं लेकिन वो काम जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। लाइक आप दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि जो सेमी वोवल्स होते हैं वो वोवल्स एंड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान में होते हैं, जो कि होते तो वोवल्स हैं लेकिन काम जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। लाइक इन इंग्लिश W एंड J इन वेट एंड जेट, ठीक है। अब यहाँ पे येट को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो ये J की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है SAG है, सेकेंडरी आर्टिकुलेटरी जेस्टर्स। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी टाइप्स भी जो है वो भी पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या आता है जी, सेकेंडरी आर्टिकुलेशन इज एन आर्टिकुलेटरी जेस्टर विद अ लेसर डिग्री ऑफ क्लोजर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो क्लोजर होता है ना, क्लोजर मतलब कि हमारे जो वोकल फॉर्ड्स हैं उनका करीब आना, ठीक है। तो ये इसमें बहुत कम जो है ना वो करीब आते हैं और इसमें जो टाइम होता है वो तकरीबन सेम होता है जेस्चर्स का, ठीक है। यानी वो जो वर्ड्स हैं उसको प्रोनाउंस करने का टाइम सेम होता है लेकिन इसमें जो डिग्री है क्लोजर की वो कम होती है, उसको हम कहते हैं SAG, सेकेंडरी आर्टिकुलेटरी जेस्टर, ठीक हो गया। और ये जो है को आर्टिकुलेशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में फर्स्ट है जी हमारे पास पैलेटलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम एक हाई फ्रंट टंग जो है जेस्चर ऐड करते हैं, जैसे कि आई में अगर हम इसको प्रोनाउंस करें आई, तो इसमें क्या होता है हाई टंग जेस्चर जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद सेकंड है जी वेलराइजेशन, जिसमें क्या होता है बैक ऑफ द टंग जो है वो इसमें मतलब जो ज़ुबान का पिछला हिस्सा है वो ऊपर को उठता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंजलाइजेशन, इसमें क्या होता है इट इज़ द सुपर एक मिनट, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ द नर्विंग ऑफ लेरिंग्स, ठीक है। ये क्या होता है कि ये लेरिंग्स की नर्वसनेस को जो है ना वो जिक्र करते हैं इसमें फ्रेंजलाइजेशन, ठीक है। और लेबलाइजेशन में क्या होता है लिप राउंडिंग का जो एडिशन होता है वो लेबलाइजेशन में होता है। अब ये जो है फर्दर आप लोगों ने इसको यहाँ पे देख लेना, ये सारी हाईलाइटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है 29 लेसन में सिलेबल क्या होता है। सिलेबस बेसिकली जो होता है कि हमारे पास जो एक सेंटेंस है, एक वर्ड है ना, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको हम सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास आता है जी एक मोनिटाइजेशन, ठीक है। अब इसको हम कितने सिलेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसमें देखें मोनीटाइजेशन, ठीक है। अब ये 4 जो हैं ये सिलेबल्स बनते हैं और ये एक वर्ड की जो पार्टीशन होती है उसको हम सिलेबल कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों के पास जो है ना ये वाली MCQ जो है ना ये वाला MCQ सॉरी इसमें आते हैं जी वर्ड्स आ जाते हैं, इसको हम आपने सिलेबल बताने होते हैं। तो इस तरह से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है इसका वर्ड्स आपको बताए होंगे, एग्जाम्पल्स लिखी हुई होंगी, आपने उसमें सिलेबल बताने होंगे कि हर एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं 3 से 4 चीज़ें वो इम्पोर्टेंट हैं देखने के लिए। सबसे पहले है जी ऑनसेट, सेकंड है जी हमारे पास मिडल यानी न्यूक्लियस और पीक और एंड जो है, इसमें 3 चीज़ें हैं, पॉसिबल पार्ट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर में आते हैं। वो फर्स्ट है जी बिगिनिंग जिसको हम ऑनसेट कहते हैं, सेकंड मिडल है जिसको हम न्यूक्लियस और पीक कहते हैं एंड द थर्ड वन इज़ एंड जिसको हम कोडा कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, अगर आप लोगों को फिर पता क्या होना है आप लोगों ने देखनी भी नहीं है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे करते रहना। उसके बाद है जी स्ट्रेस एज अ सुप्रा सेगमेंटल। अब ये स्ट्रेस जो है वो सुप्रा सेगमेंटल, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर हम वर्ड के फर्स्ट हिस्से में यानी एक वर्ड है ना उसके अगर हम पहले हिस्से में जो है ना वो स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो हमारे पास होता है जी नाउन, ठीक है। और अगर हम दूसरे वाले हिस्से में जो है ना वो स्ट्रेस दे रहे हैं वो हमारे पास होगा जी वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसल्ट है और हमारे पास दूसरा है इंसल्ट,
ठीक है, इंसल्ट एंड इंसल्ट, तो ये हमारे पास नाउन आ जाएगा और ये हमारे पास वर्ब आ जाएगा। और ठीक है, और इसमें है बिलो एंड बिलो, ठीक है, ये बिलो ये हमारे पास आ जाएगा जी वर्ब, और ये है हमारे पास नाउन। ठीक है, ये जो है ये आप लोगों के पास सेंटेंस होता है कि स्ट्रेस में ये हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक होल सिलेबल है, सिलेबल यानी जो हमने उसको डिवीजन की हुई है उसके अंदर स्ट्रेस हमने कहाँ पे देना है, कौन कौन सा वर्ड जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है स्ट्रेस के थ्रू। इसमें हमारे पास पिच आ जाएगी और उसकी राइस आ जाएगी, लोडनेस वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट लेसन नंबर 30, इसमें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस टाइम्ड एंड सिलेबल टाइम्ड। स्ट्रेस टाइम्ड और सिलेबल टाइम में डिफरेंस जो है ये आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेस टाइम में बेसिकली ये होता है कि एक स्ट्रेस जो है उसको प्रोनाउंस करते हुए हमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेस को प्रोनाउंस करते हुए हमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें हम देखते हैं, यानी टाइमिंग जो है वो इसमें नोट की जाती है। ये टाइम जो है वो स्ट्रेस के हिसाब से चेंज हो जाता है, किसी वर्ड पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, किसी पे कम देते हैं, तो ये टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो सिलेबल टाइम्ड होता है उसमें टाइमिंग जो है वो तकरीबन सेम ही होती है और इसमें एक रिदम होता है, एक जो स्पेसिफिक हमारा जो रिदम बना होता है बातचीत का वो कायम रहता है। जबकि स्ट्रेस में क्या होता है कि रिदम जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फ़र्क ये है कि स्ट्रेस टाइम में जो है वो हमारे पास मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम फर्स्ट वर्ब के यानी जो सिलेबल है, सॉरी जो वर्ड है उसके जो फर्स्ट हिस्से में हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा नाउन। अगर हम दूसरे वाले में दे रहे हैं और वर्ब, ठीक है, तो ये यानी ये दोनों जो है, अगर नाउन आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग चेंज होगा और अगर वर्ब आ रहा है तो उसका भी मीनिंग चेंज होगा। तो स्ट्रेस टाइम जो होता है वो मीनिंग चेंज कर देता है, जबकि सिलेबल टाइम में कोई भी मीनिंग की चेंजिंग नहीं होती है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास आता है पिच। पिच क्या होती है, जो वेरिएशन होती है ना, उतार चढ़ाव होता है कि हम कितना जो है ना वो हमारी वाइब्रेशन हो रही है, हमारा जो सॉरी पिच जो है वो हम कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी होती है ये। ठीक है, हम हाई जो है मतलब ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हैं तो ये हाई पिच हो गई, और अगर हम नीची आवाज़ से बात करें तो ये हमारी पिच जो है उसका मतलब ये वेरिएशन होती है। ठीक है, जो तो ये यही है पिच में, इसका जो है इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको रीड कर लेना। लेसन नंबर 31 में है जी पिच इन मैंड्रीन चाइनीज़। मैंड्रीन चाइनीज़ में जो पिच है उसका क्या किरदार है, ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये इसकी जो है ना वो इन्होंने एग्जांपल्स ही तकरीबन लिखी हुई है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ इतना ख़ास कोई मतलब कोई होता है कि कोई इतना ही बड़ा मतलब बड़ा ही कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन बेसिकली होता है उतार चढ़ाव। आवाज़ हमारी कहाँ पे ऊपर हो रही है, कहाँ पे नीचे हो रही है। जैसे आप लोगों को मतलब पता चल रहा होगा कि मैं कोई वर्ड जो है वो ऊंची आवाज़ से प्रोनाउंस कर रही हूँ, किसी पे जोर दे रही हूँ, किसी पे नहीं दे रही हूँ, कोई नीची आवाज़ में आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही हूँ, तो ये इंटोनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन नंबर 32 और इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है जी IPA। IPA जो है वो हमारे पास एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का एक चार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास इसमें सिंबल्स होते हैं, एक सिंबल्स का सेट होता है जो कि IPA इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से रिकॉग्नाइज है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास अच्छा जी, ये जो है ये हमारे पास एक सेट लेके आता है कि किस तरह से साउंड्स जो है वो प्रोनाउंस होती हैं। ठीक है, ये मतलब एक सिंबल्स का सेट होता है ना, उसको हम IPA कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये सिंपल वर्ड में आपने याद रखना है। उसमें बाकी आप लोग इसको रीड आउट कर लेना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी फीचर हायरार्की। फीचर हायरार्की क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो हमारा मतलब कि एक थ्योरेटिकल वर्क होता है ना कि हमारी साउंड जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस हो रही हैं, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वेव फॉर्म क्या है, उसका फिजिकली जो सारा कुछ देखते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्चुअल जो हमारे पास फ्रेमवर्क होता है उसको हम फीचर हायरार्की कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे 5 फीचर्स ऑफ हायरार्की ये जो है ना वो आप देख लेना। यहाँ पे लेबियल है, कोरोनल है, ठीक है, उसके बाद डॉर्सल है, रेडिकल है एंड ग्लोटल है। ये आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना। बाकी आप फर्दर इसकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे इसको रीड आउट कर लेना। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो उसी को हाईलाइट किया हुआ है जो उसके जो है ना अंदर इम्पोर्टेंट। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 34, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है जी स्पीच क्या होता है, और इसमें स्पीकिंग स्टाइल इन स्पीच। स्पीच क्या होता है, हमारा बातचीत कन्वर्जेशन होती है, बातचीत जो होती है उसको हम स्पीच कहते हैं। और जो स्पीकिंग स्टाइल होता है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखी हुई है कि स्पीकिंग स्टाइल क्या होता है। नो वन स्टाइल इज़ बेसिक, ठीक है, बिकॉज ऑल आर स्टोर्ड इन मेमोरी बाइलिंगुअल स्पीकर स्टोर टू सिस्टम्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पीकिंग स्टाइल क्या होता है, हमारा बोलने का अंदाज़ किस तरह से है, ठीक है। ये जो है ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ना ही इसको कोई बेसिक होता है कि भाई ये एक फंडामेंटल हमारा जो है ना ये फिनोमेना है, इसी के ऊपर हमने बातचीत करनी है, इसी स्टाइल को कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। हर एक स्पीकर का जो है ना वो अपना अपना अंदाज़ होता है बोलने का, ठीक है। किसी का जो है वो टोन चेंज होती है, किसी का जो हमारा मतलब बात करने का अंदाज़ जो है वो चेंज होता है। तो हर एक का जो है वो अपना अपना अंदाज़ होता है, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो कोई भी रूल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 35 में है जी स्लेबलाइजेशन। अब ये क्या है, स्लेबल मैंने आप लोगों को बताया कि स्लेबल क्या होता है। जो स्लेबलाइजेशन इज़ द टर्म दैट विच रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ अ वर्ड इनटू स्लेबल्स। अब जो स्लेबल है उसमें क्या है, स्लेबल में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से जो डिवीजन करते हैं वर्ड की, ठीक है, उसको हम स्लेबल कहते हैं। जो अब ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, इसको हम स्लेबलाइजेशन कहते हैं या स्लेबलाइफिकेशन भी कहते हैं। और इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हैं ना वो आप लोगों ने ये वाली देख लेनी है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। सी ये सारा कुछ जो है ना ये आप लोगों को, सी जो है वो कॉन्सोनेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो आपको कॉन्सोनेंट को रेफर कर रहा है और वी जो है वो वोवल को कर रहा है। आपने कोई भी एग्जांपल लिख देनी है। स्लेबिफिकेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें जो स्लेबल की डिवीजन होती है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। स्लेबिफिकेशन क्या होता है, स्लेबल डिवीजन को हम जो है रेफर करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं या जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम स्लेबिफिकेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आप अपने से कोई भी बना के लिख दें, ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास फोनोटैक्टिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ द फोनम्स एंड देयर ऑर्डर फाउंड इन द सिलेबल्स। अब हमारे सिलेबस में जो फोनम्स हैं, फोनम्स क्या होते हैं, एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है फोनेटिक्स में, ठीक है। द स्टडी ऑफ साउंड सीक्वेंसेस। अब साउंड सीक्वेंसेस जो है वो फोनोटैक्टिक्स में हम स्टडी करते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आया हुआ था। और जो इसमें क्या होता है फोनोटैक्टिक्स आपको समझ आ गया, जो स्टडी ऑफ फोनम्स हैं उनका जो ऑर्डर है कि जो सिलेबल में पाया जाता है उसको हम स्टडी करने के लिए फोनोटैक्टिक्स का जो टर्म है वो यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोग फर्दर डिटेल्स जो है ना वो आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 36। लेसन नंबर 36 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो है जी प्राट। प्राट क्या है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो साउंड है फोनेटिक्स है या उसकी जो साउंड्स हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस कर रही होती हैं या प्रोड्यूस कर रही है, यानी उसकी फिजिकली जो हमारे पास आती है ना उसके क्या कहते हैं, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं उसका जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसका एक हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, उसके हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राट, ठीक है। ये जो है ये फ्रीवेयर क्रिएटेड सॉफ्टवेयर है जो कि पॉल बर्समैन ने जो है ना और डेविड विनिक जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट जो उन्होंने यूज़ किया था वो था जी फोनेटिक्स साइंसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम में इन्होंने यहाँ पे फोनेटिक्स साइंसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वाली यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये इन दो बंदों ने जो है ना ये सारा स्यापा किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्राट के, ये आपने याद रखने। ये जो है ना इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। ये मेथड जो है ना ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है। आप इसको जो है ना विजुअलाइज करके याद रखें, ठीक है, इसको मेन चीज़ें इसकी याद रखें, इसको बुलेट फॉर्म्स में याद रखें तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में याद करें तो हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, ठीक है। लेसन नंबर हमारे पास आ जाता है जी लेसन 37। इसमें सोर्स फिल्टर मॉडल है हमारे पास स्पीच का। सोर्स फिल्टर मॉडल क्या होता है, सोर्स फिल्टर थ्योरी इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड्स की जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं और उसकी जो नेचर है अकोस्टिक सिग्नल्स की, उसकी स्टडी के लिए हमारे पास आ जाता है जी सोर्स फिल्टर थ्योरी, ठीक है। ये बेसिक इसमें यही चीज़ थी। अगर नेक्स्ट आप लोगों ने इसको देख लेना, ठीक है। द मेजर गोल, अब यहाँ पे मेजर जो इसका गोल है वो ये है, आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है।
लेसन 36 में जो है ये मैंने क्वेश्चन बनाया है 3 मेथड्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेजरिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, ये इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है जी हार्मोनिक्स। मैंने पीछे बात की थी कि मैं हार्मोनिक्स जो है ना वो आपको नेक्स्ट समझाऊंगी। तो हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स आर द मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? ये मल्टीपल इंटीजर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, जो कि यूज़ किए जाते हैं द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं हार्मोनिक को, ठीक है। हार्मोनिक क्या होता है? ये मल्टीपल इंटीजर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में मतलब फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं वोकल फोर्स के वाइब्रेशन, ठीक है। वोकल फोर्स के जो रिजल्ट होता है, वाइब्रेशन का रिजल्ट होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम हार्मोनिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ये हार्मोनिक्स को मेजर करने के लिए कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ये वाली चीज़ें जो है ना आपने इसको याद करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 38, एंड इसमें जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन मुझे मतलब नहीं लगा, और इसमें है जी सोनोरेंट्स एंड देयर फॉर्मेट्स। लेसन 39 में है जी सोनोरेंट्स आर वोवल लाइक साउंड्स, जैसे नॉसल एंड ग्लाइड्स होती हैं, तो ये वोवल की तरह की जो साउंड्स होती हैं, ठीक है। दीज साउंड्स आर कॉल्ड सोनोरेंट्स बिकॉज दे हैव फॉर्मेट्स। अब ये जो है इसको हम सोनोरेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्मेट्स रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों ने इसको रीड आउट करें। असल मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होता है, और ग्लाइड्स जो है वो क्या होता है? ग्लाइड्स आर आल्सो द सोनोरेंट्स, ठीक है। सोनोरेंट्स क्या होते हैं? ये उसकी नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। नसल फॉर्मेट्स एंड ग्लाइड्स एंड देयर फॉर्मेट्स जो है ना ये दोनों इसी की में आते हैं, ठीक है। सोनोरेंट्स में ही आते हैं दोनों, ठीक है। लेसन 40 में वही सेम उसका जो है ना वो वॉइस ऑन से टाइम की मेजरिंग आ गई है, तो आप लोगों को इसको देख लेना है। फोनेटिक्स जो है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से कुछ शुरू होगा, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये इजी है, इसको आप लोग इसको रीड आउट कर लेना। और नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 42, और इसमें एक ही क्वेश्चन जो है मुझे लगा है कि जो टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स जो हैं वो मतलब उनका ELT एक्सपर्ट्स में क्या काम है, ये कुछ इस तरह से जो है ना वो अच्छे टीचर्स का कुछ क्वेश्चन पास में पूछा हुआ था, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और ठीक है। तो आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना, ये इजी है इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो नहीं कर रही, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो 2 से 3 सब्जेक्ट्स की जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फाइल्स रहती हैं। 507 की जो है वो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और 518 और 514 जो है वो 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, वो कल इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल टर्म के करंट पेपर जो है ना वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को वॉच किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना। हमारा एम है कि हम फाइनल टर्म तक जो है वो हमारे 1K हो जाएं, ठीक है। तो हमारे इस एम को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।